हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बढ़िया। मैंने लास्ट आपको बोला था कि आप उन क्वेश्चंस को जो मैंने आपके साथ कवर अप करे थे उनको करने की कोशिश करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने करे भी और कुछ स्टूडेंट्स तो अभी भी यही वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम है। कोई बात, वो आपकी विश है। अगर आपको लगता है कि अभी भी एग्जाम में बहुत टाइम है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन स्टूडेंट्स ने कर लिए बहुत अच्छी बात है। जिनको क्वेरी थी उन्होंने मुझे मैसेज भी किया है और मैंने उनकी क्वेरी को, मतलब कोई भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी उन्होंने मुझसे पूछी, मैंने उसको भी कवर अप कर लिया। तो बढ़े आगे। और कोई डाउट है तो मुझे बोल सकते हैं आप। नहीं सर, डाउट नहीं है तो गुड, आगे बढ़ते हैं। आप लास्ट जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, हमने क्वेश्चन स्टार्ट जो किया हुआ है अभी, उसमें आपने मुझे बोलना शुरू किया था हमें ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाना है, कॉस्ट शीट बनानी है और उसका रिकॉन्साइल करना था। क्वेश्चन आपके सामने है। हमने अभी इस क्वेश्चन को रीड करने का ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, यहां तक पार्ट हमने कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करेंगे। और आप जानते हैं कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करने के लिए क्या रूल है कि जो इंफॉर्मेशन मुझे फाइनेंशियल से डिफरेंट गिवन होगी हम उसको डिफरेंट पुट करेंगे, और अगर मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे तो हम फाइनेंशियल वाली इंफॉर्मेशन को ही कॉस्टिंग में यूज कर लेंगे। क्लियर है ना। हाँ, संदीप ठीक कह रहे हैं। संदीप कह रहे हैं कि सर अगर इंफॉर्मेशन चेंज होगी, हाँ मैं बिल्कुल यही तो बोल रहा हूं मैं भी आपको कि अगर इंफॉर्मेशन कोई भी आपको अलग से गिवन है कि कॉस्टिंग में ये चेंज करो तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेना, और अगर आपको नहीं पता होगा तो आप जो फाइनेंशियल में इंफॉर्मेशन पुट कर रहे हैं उसी को ही यूज करेंगे। करें स्टार्ट। तो आप देखो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, ये देखो लिखा था इन द कॉस्टिंग रिकॉर्ड फैक्ट्री ओवरहेड इज 100% वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस का 100% है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब अभी तक मैं अगर बात करूं तो एक तो फैक्ट्री के लिए लिखा है 100% वेजेस, एडमिन के लिखा है 10% फैक्ट्री कॉस्ट, और सेलिंग के लिए लिखा है ₹16 पर यूनिट सोल्ड। हमारे तीन ही ओवरहेड्स होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले मुझे बताओ क्या है। ये देखो मटेरियल कितना था, चेक करो आप मेरे साथ। मटेरियल ये देखो कितना है प्लीज, 1600। वेजेस कितनी है, 800। तो आपने मुझे वही नोट करवाया। ये देखो हम वही नोट कर रहे हैं। ये मटेरियल कितना लिखा सर, 1600। वेजेस कितना लिखा, 800। मटेरियल और वेजेस को ऐड करके आता है प्राइम कॉस्ट। मतलब अगर डायरेक्ट एक्सपेंस भी होते तो वो भी ऐड करते, प्राइम कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड है 100% ऑफ वेजेस। तो वेजेस अगर आपके 800 थे उसका 100% कितना आ गया, 800। तो आपकी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बोल दो या आप वर्क कॉस्ट बोल दो, एक ही बात होती है। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितनी थी, 3200। उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी ऐड करना था, वो था नहीं, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी लेस करेंगे कितना, 112। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी इधर चेक कर लो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी ये देखो 112 ही है। तो सेम एज्यूम कर लिया, उसके बारे में कोई चेंज गिवन नहीं था। आपने 112 लेस किया, आपका आ गया 3088। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन को भी। 1600 प्लस 800 2400 प्लस 800 3200 माइनस 112 3088। अब उसमें अगर आपने ऐड किया, उसमें आप इसको नाम दे सकते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना, 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ये कौन सी आ गई थी, नेट फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। 3088 का 10% कितना आ गया, 308.8। आपने ऐड करा, उससे आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 3088 में 10% ऐड किया, 3396.8 आ चुका है। ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा आ गया 3396.8। सर हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं? देखो नहीं करेंगे राउंड ऑफ। क्यों नहीं करेंगे राउंड ऑफ बोलो? क्योंकि जो ऊपर की डिजिट है वो इन 1000 है। अगर आप 3396.8 को राउंड ऑफ कर दोगे तो मतलब आपने तो 0.8 इंटू 1000 है ना, तो करेंगे तो समझ गए ना, वो आपका कितना 20,000 का फर्क पड़ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, इसीलिए हम राउंड ऑफ नहीं कर रहे। उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको मालूम है उसके बारे में? हमारा कितना था बोलो? 3396.8। ये लो 3396.8 कितनी यूनिट्स पे है? 21,230 पे। तो 12,030 पे कितना होगा? वेटेड एवरेज मेथड यूज करते हैं। सर ये 21,230 कैसे आ गया? चेक करो, क्वेश्चन में गिवन था आपको 20,000 हमने यूनिट सेल करी है। ये रहा 20,000 यूनिट सेल है। सेल की यूनिट्स कहां थी? ये रही, ये देखो 20,000 यूनिट सेल है और हमें जो क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स की वो कितनी है? 1230। और आपको इसका मतलब अगर यूनिट प्रोड्यूस निकालनी होती है तो हम कैसे निकालते हैं बोलो? बताओ। सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। 20,000 यूनिट्स आपने सेल करी है, 12,030 आपकी क्लोजिंग में है, ओपनिंग कुछ है नहीं, तो हम कह सकते हैं 21,230 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करी होगी। तो इतनी कॉस्ट 21,230 यूनिट प्रोड्यूस पे है, तो 1230 जो क्लोजिंग स्टॉक है उस पर कितनी होगी? वेटेड एवरेज। हाँ जी विशाल, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हमारे को कुछ नहीं बोला जाता तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम खुद निकालते हैं कॉस्ट शीट में वेटेड एवरेज मेथड से। क्लियर? तो आपका ये कितना आ गया बोलो? आप सॉल्व करके देखो। 3396.8 डिवाइडेड बाय 21,230 इंटू 1230 196.8 ये आ गया। आप उसको लेस करो 3396.8 से 3200 आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। प्रोडक्शन तो ऊपर ही आया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब उसमें आपने ऐड करा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 16 पर यूनिट सोल्ड और यूनिट सेल कितनी थे? 20,000। तो आप बताओ अगर 16 रुपीज पर यूनिट है, 20,000 यूनिट पे कितना हो गया? 3,20,000। 3,20,000 बट हम तो इन 1000 लिख रहे हैं ना, तो इसलिए आपने क्या लिख दिया? 320 लिखा है क्योंकि ऑल आइटम्स इन 1000 है। तो कितना आ गया? टोटल कॉस्ट 3520। और आपको क्या गिवन है? सेल्स भी गिवन थी। कितने की सेल्स जो आपको गिवन है वो कितने की गिवन है? 4000। तो सेल में से कॉस्ट को माइनस करो, प्रॉफिट आ गया 480। क्लियर? तो लास्ट हमने क्या किया था बोलो? ट्रेडिंग और P&L अकाउंट प्रिपेयर करके हमने प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक कैलकुलेट किया है। और अब मैंने क्या किया? कॉस्ट शीट प्रिपेयर करके प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग के थ्रू हमने कवर अप करा। क्लियर? आप क्या करें? सर रिकॉन्साइल करो। तो रिकॉन्साइल करने के लिए मैंने रूल क्या बताया हुआ है कि अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं? फाइनेंशियल से कॉस्टिंग में पहुंच सकते हैं और कॉस्टिंग से क्या चीज? कॉस्टिंग से फाइनेंशियल और फाइनेंशियल से कॉस्टिंग दोनों कवर अप कर सकते हैं। बट जनरली हम क्या करेंगे? कॉस्टिंग के प्रॉफिट से शुरू करेंगे और 1 बाय 1 आइटम को करते हुए फाइनेंशियल पे पहुंचेंगे। तो आपने स्टार्ट करा, हमारा जो कॉस्टिंग का प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 480। ये देखो 480 प्रॉफिट आ गया। ठीक है, चलो अब एक एक आइटम को कंपेयर करेंगे मेरे साथ। सबसे पहले कॉस्टिंग से स्टार्ट करो 1 बाय 1 आइटम को। क्या बोलेंगे? सर पेन को चेंज कर लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल मैं भी चेंज कर लेता हूं। ये लो पेन को चेंज कर दिया। आप देखो, आप बताओ हमारा मटेरियल 1600 और उनका मटेरियल भी कितना था? 1600। इसका मतलब मटेरियल सेम है। हमारा वेजेस कितना है? 800, उनका भी वेजेस कितना है? 800। इसका मतलब बिल्कुल सेम है, मटेरियल सेम, वेजेस सेम। उसके बाद अगर फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड हमने कितने लिखे हैं बोलो? 800 और उधर फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं? 720।
ये देखो उनके फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं 720 और हमारे फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं 800। तो आप क्या बोलोगे, कॉस्टिंग में 800 लिखा है, फाइनेंशियल में 720 है, इसका मतलब कॉस्टिंग में फैक्ट्री ओवरहेड 80 से ज्यादा लिख दिया, मतलब 80,000। मैं 80 बोल दूं क्योंकि ऑल आइटम्स इन 1000 ही है। तो अगर कॉस्टिंग में आपने फैक्ट्री ओवरहेड मतलब डेबिट में 80 को ज्यादा लिखा है, तो अगर डेबिट में ज्यादा लिखा है तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम। क्योंकि डेबिट में अगर कोई भी एक्सपेंस ज्यादा लिखेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, डिक्लाइन। हमें रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एड बैक। तो आप एड बैक करेंगे 80 को, ये देखो आपने 80 को एड बैक किया, ये देखो आपने ये लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब्ड कितने से 80 से, ये आपने लिख दिया, एड बैक करें। ठीक है, आप फॉर्मेट इनका लेना चाहो इनका ले लो, अदरवाइज जैसे मर्जी आप कर लो। मैंने आपको वैसे भी करवाया था, देखो जो आइटम 480 थी यहां पर 80, जो ऐड करना होगा वो यहां लिखना, जो लेस करना होगा यहां लिखना, आप वो भी फॉर्मेट ले सकते हैं। इन्होंने जो आइटम ऐड करनी थी पहले उनको एक साथ लिख दिया, फिर जो आइटम लेस करनी है उनको एक साथ लिख दिया, ऑल आइटम ऐड करके लेस करी है, तो आपका प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल आ जाएगा। प्रेजेंटेशन चेंज हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है सर, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद चलो अगला नाम पढ़ो प्लीज। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद अगला नाम किसका था बोलो। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद हमारा था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये सेम था। उसके बाद आया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कितना हमारा 308.8, ये रहा हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का 308.8 और उनका चेक करो ऑफिस का 416। इसका मतलब ऑफिस का एक्सपेंस हमने कम लिखा है। अगर ऑफिस का एक्सपेंस कम लिखा मतलब डेबिट में कम लिखा है तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो चुका होगा। रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, माइनस। क्लियर, रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, माइनस। तो चेक करके देखो इन्होंने माइनस किया हुआ है, ये देखो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को माइनस करेंगे 107.2। क्लियर, ऑफिस के एक्सपेंस को अगर आप कम लिखेंगे तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा, इंक्रीज। रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, यही लिखा था इन्होंने। ठीक है सर, अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अलावा आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, वन बाय वन आइटम को कंपेयर कर रहा हूं। उसके बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अगला आ रहा है हमारा नाम बोलो, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग को कितना आ रहा है 196.8। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना आ रहा है 196.8, जबकि उनकी कितनी थी 196.8 और उनकी थी फिनिश गुड्स की 240। अगर क्लोजिंग स्टॉक कहां था, क्रेडिट में, अगर क्रेडिट में कम लिखा है तो प्रॉफिट भी क्या हो गया होगा, कम हो चुका होगा। अगर आपने क्रेडिट में कम लिखा है तो प्रॉफिट भी क्या हो गया होगा, कम। रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। तो आपने इसको एड बैक करना है, क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या करना है, एड बैक करना है। ये देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 43.2 एड बैक कर दिया। ठीक है, अगर प्रॉफिट कहां आता है, डेबिट साइड में लिखा होता है हमने जो बैलेंसिंग निकालते हैं। अगर आपकी आइटम डेबिट में कम लिखी है, डेबिट की आइटम के और प्रॉफिट के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। एक्सपेंस ज्यादा लिखोगे प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम। एक्सपेंस को कम लिखोगे प्रॉफिट बढ़ गया होगा। बट अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें तो क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया होगा, क्लोजिंग स्टॉक को कम लिखा है तो प्रॉफिट भी डिक्लाइन हो गया होगा। याद आ गया ये पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। तो हमने कहां तक पहुंच गए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तक पहुंच चुके हैं सर। ठीक है सर, इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के बाद अगली आइटम कौन सी आ रही है बोलो। ये देखो सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कितनी आई थी 320। सेलिंग के एक्सपेंस 320 और उधर चेक करो कितना था, सेलिंग का कितना था 288। तो सेलिंग एक्सपेंस हमने ज्यादा लिखा है। सेलिंग एक्सपेंस अगर हमने ज्यादा लिखा, अब तुम बोलो प्लीज, सेलिंग एक्सपेंस अगर ज्यादा लिखा है तो क्या करेंगे अनुज। ठीक है बिल्कुल, सेलिंग एक्सपेंस अगर हमने ज्यादा लिखा है तो प्रॉफिट क्या हो गया, कम। इसलिए इन्होंने बोला एड बैक करेंगे, बिल्कुल ठीक है। आपने उसके लिए एड बैक करना है। तो देखो सेलिंग एक्सपेंस के लिए इन्होंने एड बैक किया हुआ है, ये देखो सेलिंग एक्सपेंस के लिए एड बैक कर दिया 32। क्लियर हो गया। अब
सेलिंग एक्सपेंस के बाद चेक करके देखो, टोटल कॉस्ट आ गया, सेल आ गया, बाकी तो सब चीजें ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कॉस्ट शीट उठाई और उसकी 1 बाय 1 आइटम को कंपेयर करें। अब इसके बाद क्या करो, बोलो। बिल्कुल, अब हमारी सर क्या होंगी, फाइनेंशियल की बुक्स को हम देखना शुरू करेंगे। अब फाइनेंशियल की बुक में चेक करो, कोई आइटम ऐसी तो नहीं है जो आप लिखना रह गए हो, कोई आइटम आप लिखना रह गए हो, वो चीज को देखेंगे सर। ये देखो, मटेरियल हो चुका है, वेजेस हो चुका है, फैक्ट्री ओवरहेड कंपेयर कर चुके हैं, ऑफिस ओवरहेड को कंपेयर कर चुके हैं, सेलिंग एक्सपेंस को कंपेयर कर चुके हैं, सेल हो चुका है, फिनिश गुड्स हो चुका है, और ये भी हो चुका है। ठीक है, अब क्या था सर, गुडविल रिटर्न ऑफ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गुडविल रिटर्न ऑफ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, प्योरली फाइनेंशियल नेचर के हैं, इसलिए उसको हमने कॉस्ट शीट में नहीं लिखा। तो अगर तुमने एक्सपेंस को नहीं लिखा, मतलब कॉस्टिंग में एक्सपेंस ना लिखा, तो मतलब प्रॉफिट क्या हो गया, इंक्रीज। तो मुझे उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो आपने उसके लिए माइनस किया है गुडविल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। ये देखो, गुडविल के लिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए माइनस कर दिया, और प्लस माइनस करने के बाद जो आएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक आएगा, जो हमने कैलकुलेट करके ऊपर रखा था ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में। क्लियर? तो मैं मान के लूं कि हमारा ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, मान के चलते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ठीक है, मूव करूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा जॉब एंड बैच का है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। जॉब एंड बैच, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग के बाद अगला क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा है वो प्रोसेस का दिख रहा है। आओ सर, प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। करें रीड। A product passes through 3 process A, B, C. ठीक है, 10,000 units at a cost of 1.1 were issued to process A. हमने 1 रुपये 10 पैसे से क्या करा, प्रोसेस में काम शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक है। द अदर एक्सपेंसेस वर एज फॉलोज, और उसमें क्या हुआ, मतलब प्रोसेस ए में, बी में और सी में और कौन कौन से एक्सपेंस हुए हैं वो हमें गिवन है। अगर आपको याद हो ना, ये सेम क्वेश्चन असाइनमेंट में भी है। ये क्वेश्चन जब हमने प्रोसेस कॉस्टिंग के असाइनमेंट क्लासरूम में कवर अप करा है, वहां पर भी ये क्वेश्चन है। तो सेंट्री मटेरियल है, लेबर है और डायरेक्ट एक्सपेंस है आपको प्रोसेस ए का, प्रोसेस बी का और प्रोसेस सी का, तीनों को गिवन है। और वेस्टेज बता रहा हूं, प्रोसेस ए की कितनी है 5% है और बी की कितनी है 4% है। ए की वेस्टेज को 25 पैसे पर यूनिट में बेचना है और बी की वेस्टेज को 50 पैसे पर यूनिट में बेचना है, और सी की जो है वेस्टेज उसको 1 रुपये पर यूनिट में सेल करना है। हमें सी की वेस्टेज नहीं पता, सी की वेस्टेज नहीं पता। कहता है ओवरहेड चार्ज वर 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर, मतलब ये तीन एक्सपेंस तो होंगे, इसके अलावा एक ओवरहेड का एक्सपेंस भी होगा जो लेबर का 160% होगा। फाइनल प्रोडक्ट वाज सोल्ड 10 रुपीज पर यूनिट फेचिंग, आपने उसको फाइनल प्रोडक्ट को मतलब प्रोसेस सी से जो बनेगा वो 10 में सेल करेंगे, जिसपे 20% ऑन सेल प्रॉफिट है। आपको वो चेक करना है कि परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस सी में वेस्टेज कितनी है। याद आया क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल ठीक है सर, स्टार्ट करो, आ जाओ। सबसे पहले देखते हैं सर प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए अकाउंट, चलो स्टार्ट करो मेरे साथ। आप करोगे ना? हाँ सर, देखो 10,000 यूनिट से काम शुरू हुआ, 1 रुपीज 10 पैसे की एक यूनिट, तो 11,000 से काम स्टार्ट हो गया। याद है क्या? 10,000 यूनिट्स क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा था, 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस करी है एट द रेट ऑफ 1.1, मतलब 11,000 से। फिर हमने क्या करा, मटेरियल, लेबर और वेजेस, मतलब लेबर या वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों लिख दिए। उसके बाद लिखा था ओवरहेड जो है वो 160% है, किसका? वेज का। तो मैंने वेजेस कितने थे 4500, उस 4500 का 160% कैलकुलेट कर दिया 7200। तो मटेरियल इंट्रोड्यूस आ गया,
मटेरियल एडिशनल आ गया, लेबर आ गया, एक्सपेंस आ गया और ओवरहेड आ गया। नॉर्मल लॉस लिखा था 5%, तो 10,000 यूनिट्स का 5% का मतलब वेस्ट कितना होगा बोलो? 500 वेस्ट होगा और 25 पैसे पर यूनिट की सेल होगी, इसका मतलब 125 होगा। आप क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं हुआ। अगर तो वो आपको बताता है कि प्रोसेस ए की आउटपुट कितनी है तो आप उससे एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन कैलकुलेट करते। आप क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, इसलिए जो भी आया 10,000 यूनिट में से 500 वेस्ट हो गई, 9500 यूनिट आई हैं। आप सबको ऐड करके लेस कर लो 25075। तो अगर आपके 25075 9500 यूनिट की कॉस्ट है तो आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ रही है 2.64। क्लियर है? तो प्रोसेस ए की जो आउटपुट है वो बी के लिए क्या बनेगी? इनपुट। तो प्रोसेस ए की आउटपुट बी की इनपुट बन रही है कितनी? 9500 यूनिट्स और कितने अमाउंट की? 25,075 में। तो 25,075 को डिवाइड करके देखो 9500 से, तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट आ जाएगा 2.64। अब जो ये आउटपुट है ए की, ये बी के लिए क्या बनेगी? इनपुट। ये देखो 9500 25075 और कॉस्ट कितनी आई थी? 2.64 एवरेज कॉस्ट। प्रोसेस बी की इनपुट से काम शुरू हो गया। क्लियर? अब बी में मटेरियल लगा, ये देखो 1500 क्वेश्चन में गिवन था, लेबर ये रही, एक्सपेंस ये रहा, और फैक्ट्री ओवरहेड के अलावा उसने हमारे को क्या बोलता? जो ओवरहेड है 160% किसका? वेजेस का होगा। तो वेजेस कितने थे? 8000। आपने 8000 का 160% कैलकुलेट करा, 12,800 आ गया। कैलकुलेशन पार्ट साथ साथ चेक करते रहेंगे, प्रिंटिंग एरर भी हो सकता है मॉड्यूल में। कितना आ गया? 12,800। अब जो इसकी 9500 यूनिट थी, तो बी में कितना उम्मीद था? 9500 के अंदर 4% वेस्ट है, तो 9500 के अंदर 4% वेस्ट, 380 यूनिट वेस्ट होंगी, और एक यूनिट कितने में सेल होती है? 50 पैसे में, दैट इज 190 में सेल होगी। फिर मैं दोबारा बोलूंगा, बी की आउटपुट गिवन नहीं है। अगर बी की आउटपुट गिवन होती तो आप उससे एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन कैलकुलेट करते। अभी गिवन नहीं है तो आपने बैलेंसिंग निकाल लिया। 9500 में से 300 अगर 80 यूनिट नॉर्मल लॉस है तो इसकी आउटपुट कितनी बनेगी? 9120 जो बी की आउटपुट है वो सी की इनपुट बनेगी। और अमाउंट कितना आ रहा है? 48,185। 48,185। और अगर 48,185 9120 यूनिट की कॉस्ट है तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ गई 5.283। नॉर्मल जो हमारी आएगी दैट इज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट आ रही है 48,185 रुपीज की कॉस्ट 9120 यूनिट्स की। तो डिवाइड करके देख लो, 5.283 कॉस्ट आपकी आ चुकी है। ठीक है? अब ये जो बी की आउटपुट है वो सी के लिए इनपुट बनेगी। ये लो, सी के इनपुट से शुरू करते हैं। 912048,185 कितनी कॉस्ट थी? कितनी आई थी? 5.283 हमारे यहां से काम शुरू हो गया। अब मटेरियल कितना था बोलो? 1500। लेबर कितनी है? 6500। एक्सपेंस कितना है? 1503। ओवरहेड कितना आएगा? 160% वेजेस का। वो कितना आ जाएगा? आप वेजेस कितनी थी आप चेक करके देखो, 6500 उसका 160% 10,400। ठीक है? अब ये जो नॉर्मल लॉस है कितनी परसेंटेज है ये गिवन नहीं है, बट वो सेल कितने में होगा? 1 में। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है? तो एक काम करते हैं, अब इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? कैसे जरा चेक करते हैं। एक बार मैं चेक करूं, यहां पर गिवन है तो, नहीं तो फिर हम प्रेजेंटेशन करेंगे। बिल्कुल सर, ये देखो लिखा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के लिए मैं क्या लिखूंगा? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स इन प्रोसेस सी। प्रोसेस सी में नॉर्मल लॉस की यूनिट कितनी है वो कैलकुलेट करेंगे। तो आप मुझे बताओ, अगर सेल प्राइस 10 का था पर यूनिट, उसने लिखा था
तो 20% प्रॉफिट है 2, तो कॉस्ट कितनी हो गई 8, कॉस्ट कितनी हो गई 8। अब आप मुझे बताओ, इनकी प्रेजेंटेशन थोड़ी देर छोड़ो, आपको जो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट होता है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट होता है, वो कैसे कैलकुलेट करते हो? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट क्या होगा? ये देखो, चेक कर दा, ये देखो, इन सब का टोटल करोगे ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो कितना आ रहा है 68088, 68 कितना कर रहे हो 68 088 और आपने मुझे बोला, मैंने लेट किया, लेट एक्स यूनिट्स बी लॉस्ट, जो हमारी एक्स यूनिट है वो लॉस हुई, तो आपने मुझे बोला एक्स यूनिट वेस्ट होएंगी, 1 रुपए की बिक जाएंगी। आप अमाउंट जो होता है टोटल, उसमें से नॉर्मल लॉस दैट इज स्क्रैप कितने का बिकता है वो माइनस करते हो, क्योंकि वो कॉस्ट को क्या करता है, कम करता है। तो आपने मुझे बोला 68,088 की कॉस्ट आई है, एक्स यूनिट 1 रुपए की बिक जाएंगी, उसमें से आपकी यूनिट कितनी 9120 यूनिट से काम शुरू हुआ था, एक्स यूनिट आपकी नॉर्मल लॉस है, तो आपका कितना आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 68088 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 9120 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन समझ आ गई? ऊपर क्या होता है अमाउंट कॉलम, नीचे कॉलम क्या होता है यूनिट्स कॉलम। आप इसको सॉल्व करके देखो, एक्स की वैल्यू आ रही है 696। मैं आपको टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, कैलकुलेशन करके देखो, अगर नहीं आ रही तो मुझे बोलो। 696 वैल्यू आ रही है हमारी। चेक कर लो, कोई बात नहीं, चेक कर लो, जल्दी नहीं करेंगे। हाँ जी, मान के चलूं हो गया, पक्का कोई डाउट? याद है जब मैंने क्वेश्चन क्लास में करवाया था, मैंने इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट ही बोला था। हाँ जी सर, याद आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटर करेंगे 5A। किसका आ गया? ट्रांसपोर्ट कंपनी का। मतलब ये हमारा चैप्टर कौन सा हो गया? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग का। कहता है हीरा ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी इज रनिंग 4 बसेस बिटवीन 2 सिटीज। 4 बस चलती हैं उसकी, ओके, अंडरलाइन करते रहते हैं। 4 बसेस और विच आर 40 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 40 पैसेंजर्स की है, याद है ना, क्योंकि हमारे को क्या निकालना पड़ता है? टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालने पड़ती हैं, तो उसके लिए टोटल किलोमीटर भी निकालनी है, टोटल पैसेंजर भी निकालने हैं। तो उसके लिए मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमारी 4 बसेस चलती हैं, 40 किलोमीटर चलती हैं और 40 पैसेंजर्स होते हैं, ठीक है। सैलरी ऑफ स्टाफ, जो हमारे एक्सपेंस होते हैं वो 2 पार्ट्स में होते हैं, बोलो। एक स्टैंडिंग, मतलब बस चले या ना चले, जिसको तुम फिक्स बोलते हो, और दूसरा क्या होगा? रनिंग, बिल्कुल ठीक है, जो हमारी बस पे चलने पे डिपेंड करेंगे। वेजेस ऑफ ड्राइवर, कंडक्टर एंड क्लीनर, डीजल ऑयल, अदर लुब्रिकेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, ये हमारे एक्सपेंस है। जो 40 पैसेंजर्स हैं वो ऑलवेज फुल तो नहीं होते ना, एवरेज कैपेसिटी कितनी होती है? 80% कैपेसिटी ऑक्यूपाइड होती है। ऑल बस रन ऑन ऑल डे फॉर द मंथ, ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। राउंड ट्रिप का मतलब होता है आना और जाना। फाइंड आउट टोटल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालने पड़ेंगे इसके लिए। तो आप मेरे साथ कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। टोटल पैसेंजर किलोमीटर, टोटल पैसेंजर किलोमीटर, ये लो, प्लीज बोलो। 40 किलोमीटर, 4 बसेस, आना और जाना, चेक करके देख लो, और 30 डेज। तो मैं दोबारा बोल के आता हूं, देखो, 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना, 30 डेज और 4 बसेस, तो ये आएगा टोटल किलोमीटर्स। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? टोटल किलोमीटर्स। और कैपेसिटी कितनी है? सर 40 का था, 80% कैपेसिटी ऑक्यूपाइड होती है,
तो एवरेज 32 पैसेंजर हमेशा होती है। तो टोटल किलोमीटर को टोटल पैसेंजर से मल्टीप्लाई कर दो, पैसेंजर किलोमीटर आ गया 3,07,200। 3,07,200 याद आ गया ना, टोटल पैसेंजर किलोमीटर। अब अपनी कॉस्ट को देखना शुरू करो। तो कॉस्ट कौन सी थी, इधर आ जाओ, कॉस्ट ये रही सर। हाँ जी, कितनी थी, वेजेस ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर एंड क्लीनर कितना, 3,60,000। डीजल का गिवन है, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस का है, रिपेयर, फिक्स चार्ज, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, सैलरी, सब कुछ गिवन है। आप उसको बाइफरकेट कर दो तब भी ठीक है, नहीं बाइफरकेट करोगे तब भी कितना आ जाएगा, 16,70,000। तो अगर आपको मैंने फॉर्मेट बताया था, स्टैंडिंग चार्जेस को एक ही बार डिवाइड करते हैं और रनिंग चार्जेस को बार बार डिवाइड करते हैं, तो वैसा भी कर सकती हैं। स्टैंडिंग और रनिंग एज्यूम करके भी आप डिवाइड एक ही बारी करो और अलग अलग करो, आपकी चॉइस है। इन्होंने क्या किया, सबको एक साथ लेकर के एक ही बारी डिवाइड कर दिया, तो वो आपकी चॉइस है, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा। तो हमारी जो कॉस्ट आई थी 16,70,000, वो कितने की है, 3,07,200। तो ये देखो इन्होंने डिवाइड कर दिया 3,07,200 पे। ये देखो इतनी कॉस्ट इतने किलोमीटर पे, पैसेंजर किलोमीटर पे, तो 5.44 आपकी आ जाएगी कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। और क्वेश्चन हमसे यही पूछा था कि हमारे को पर पैसेंजर पर किलोमीटर की कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी। चेक कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर कोई भी क्वेरी आ रही है साथ साथ पूछते जाओ, मैं बार बार बोल रहा हूं। आफ्टर क्लास भी क्वेरी आती है, आपके पास मेरा नंबर है, मैंने आपको कहा था आप मुझे मैसेज करो, तब भी मैं कवर अप करूंगा आपकी क्वेरी को। चलें आगे, कर लो रीड, कोई बात नहीं। हाँ सर, आपके वाले फॉर्मेट से भी कर सकते हैं, मैं बोला तो है मैंने भी आपको। ऑपरेटिंग कॉस्ट में मतलब स्टैंडिंग चार्ज, मतलब जो फिक्स गाड़ी चले ना चले, और रनिंग चार्ज। स्टैंडिंग चार्ज को टोटल करके एक ही बारी डिवाइड करो और रनिंग चार्ज को बार बार डिवाइड करो, तब भी स्टैंडिंग और रनिंग को ऐड करेंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, तब भी आपकी कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर आपकी आएगी। सेम आंसर है। क्लियर? कह रहे हैं सर 1 मिनट, कर दो रीड, कोई जल्दी नहीं करनी, आपके सामने है हर चैप्टर को एग्जामिनर कैसे कवर अप कर रहा है। ठीक है सर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने जो दिया वो कौन सा दिया, कॉन्ट्रैक्ट का दे दिया। चलो आओ, न्यू कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इज एंगेज्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब हमारे को कंसर्न बता रहे हैं कि हमारी जो कंसर्न है वो कॉन्ट्रैक्ट में लगी हुई है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट द ईयर एंड, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था वो कितने का था, 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा डिसाइड हुआ है। मटेरियल डिलीवर्ड डायरेक्ट टू साइट, उसके अलावा मटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोर, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, मतलब पहले तो आपके मटेरियल वहां भेजे हैं और उसके बाद वो मेरा को मटेरियल रिटर्न आया है। जो मटेरियल रिटर्न होता है आपको मालूम है क्रेडिट साइड में आता है। और मटेरियल एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब जो आपका क्लोजिंग है। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस है तो कहां आएंगे, डेबिट में। आर्किटेक्ट एक्सपेंस, एस्टेब्लिशमेंट चार्ज, प्लांट इंस्टॉल्ड एट कॉस्ट, वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ द ईयर। मैंने आपको बताया था आप या तो प्लांट का ओपनिंग भी लिख दो और क्लोजिंग भी लिख दो, या आप क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके डेप्रिसिएशन को एक ही बारी लिख दो, आपकी चॉइस है, मुझे उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा एक्रूड वेजेस है, मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस है, और एक्रूड एक्सपेंस एट द एंड है, मतलब वो भी आपके आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी है। तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है, हमारे पीरियड से बिलोंग करता है, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। अगर ये प्रीपेड होता तो वो हमारे पीरियड का नहीं होता, उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बट अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है, आउटस्टैंडिंग गिवन है, इसलिए मुझे ऐड बैक करना है।
कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट, मालूम है ना क्या चाहिए होता है, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट सर्टिफाइड, ठीक है। उसका वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफाइड, कितना कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड है और ये वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है। उसके बाद जितना काम होता है पूरी पेमेंट तो मिलती नहीं, उससे क्या गिवन है हमारे को, हमें गिवन है कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड मुझे गिवन है कितनी मिली है, ड्यूरिंग द पीरियड मटेरियल अमाउंटिंग 9,000 हैव बीन ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट टू अदर प्लेस। मतलब हमारे तो मटेरियल किसी को भी दें, चाहे आपको रिटर्न करें या किसी और को दें, हमारे तो मटेरियल डिक्लाइन हो रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, क्वेश्चन को रीड करेंगे दोबारा। क्वेश्चन डिस्प्ले है, आप क्वेश्चन को रीड करेंगे फिर हम प्रेजेंट करेंगे। डियर देखो मैंने आपको बार बार बोलता हूं क्वेश्चन को इस तरीके से रीड करा करो, क्या चीज कि जब हम आंसर प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारे पास उस क्वेश्चन की पिक्चर अपने माइंड में होनी चाहिए। क्वेश्चन को हमेशा स्लो रीड करो, आंसर फास्ट प्रेजेंट करो, और आप बिल्कुल उल्टा करते हो, इसीलिए आपको क्वेश्चन को बार बार रीड करना पड़ता है। आपके सामने जब मैंने भी क्वेश्चन रीड किया तो आप चेक करो, मुझे पता चल गया वेजेस का आउटस्टैंडिंग है, मुझे पता चल गया एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग है, तो मतलब माइंड में मेरे पिक्चर चल रही है। अब मैं जब कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मतलब आंसर प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं उसी में आउटस्टैंडिंग को ऐड करता जाऊंगा, चाहे वो वेजेस का हो चाहे वो एक्सपेंस का हो। हाँ रीड करो। चलो करें स्टार्ट। देखो सबसे पहले क्या है हमारा, ये रहा क्या चीज, मटेरियल डिलीवर्ड। देखो ये मटेरियल और ये भी मटेरियल और ये भी मटेरियल है, 4 मटेरियल की इंफॉर्मेशन है स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले मैं इन मटेरियल्स को ट्रांसफर करूंगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। देखो इन द बुक्स ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, देखो मटेरियल ओपनिंग का ये रहा, मतलब सेंड टू साइट स्टोर में इतना है, मटेरियल रिटर्न इतना है और मटेरियल का क्लोजिंग कितना है। जो मटेरियल हमें रिसीव होगा वो कहां आएगा, डेबिट में, और जो मटेरियल हम दे रहे हैं वो कहां आएगा, क्रेडिट में। और जब सारी इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके लास्ट में गिवन था, हमने एक मटेरियल किसमें को गिवन है, अदर प्लेस में दिया है। तो मैंने अभी क्वेश्चन को रीड करते वक्त भी आपको बोला है, चाहे हम किसी को भी दें, हमारे लिए मटेरियल डिक्लाइन हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। अब उसके बाद ठीक है, मटेरियल की सारी आइटम पोस्ट हो गई। अब मटेरियल के बाद अगली आइटम पढ़ो प्लीज। मटेरियल के बाद अगली आइटम कौन सी थी बोलो, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर ये रही, उसके अलावा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी है। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस याद करना, उनका आउटस्टैंडिंग भी है, ये रहा आउटस्टैंडिंग, ये रहा लेबर का और एक्सपेंस का। तो इन दोनों को ट्रांसफर कर लेते हैं। डायरेक्ट लेबर, ये देखो डायरेक्ट लेबर उसका आउटस्टैंडिंग, डायरेक्ट एक्सपेंस और उसका आउटस्टैंडिंग। मटेरियल लिख दिया, लेबर भी लिख दी और डायरेक्ट एक्सपेंस भी लिख दिया। उसके बाद सर, उसके बाद आयो सर, हमारे को जो एक्सपेंस की बनते कौन से, आर्किटेक्ट एक्सपेंस है, एस्टेब्लिशमेंट चार्ज है, 2 एक्सपेंस ये भी गिवन थे, तो इनको भी लिख देते हैं। ये लो आर्किटेक्ट का एक्सपेंस ये रहा, एस्टेब्लिशमेंट चार्ज का ये रहा एक्सपेंस है, इसलिए क्या कर दिया, डेबिट में लिख दिया। उसके बाद हमें क्या गिवन था सर, उसके बाद अब चेक करो, मुझे गिवन है ये रहा प्लांट जो हमने भेजी थी, कितने की थी, 80,000 की और 65,000 की एट द एंड है। आप चाहो तो मैंने क्या कहा था, आप ये देखो प्लांट का ओपनिंग यहां पर लिखो और प्लांट एट साइंड क्लोजिंग यहां लिखो, या इन्होंने ओपनिंग अगर 80 थी, क्लोजिंग 65 है, तो दैट इज डेप्रिसिएशन कितने का आ गया, 15,000 का। तो ओपनिंग और क्लोजिंग डिफरेंट डिफरेंट साइड पे लिख दो, या सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन लिख दो, बात एक ही होती है। और जब आप इन सबको ऐड करेंगे
इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट। हमारा क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट कैरी डाउन, दैट इज 3,83,000, और वो हमारा यहां पर क्या बन जाता है, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट ब्रॉट डाउन। याद आ रहे ना सर, एक बारी बता दो। ये देखो, जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं तो आप मुझसे क्या करते हो, यहां पर हम सारे एक्सपेंस लिखते हैं, यहां पे कैरी डाउन लिखते हैं, इससे हमारा आता है कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट। हमारा जो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट आ गया। अब ये जो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट है, ये अगली बार को ओपनिंग बनेगा, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट, और इससे हम लिखते हैं WIP में वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, क्या काम हो चुका है, और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, मतलब काम हो तो चुका था और सर्टिफाइड नहीं हुआ। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड मतलब, वैल्यू का मतलब क्या होता है, कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करेंगे, क्योंकि वो अप्रूवल मिल चुका है इसलिए उसके लिए वर्ड यूज करते हैं वैल्यू। बट कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड लिखते हैं, क्यों, क्योंकि वो काम हो तो चुका है बट अभी तक उसका अप्रूवल नहीं मिला, इसलिए उसके लिए प्रॉफिट ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कॉस्ट। तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, देखो इतना काम हुआ इतनी कॉस्ट पे, तो इससे हमारा आ जाएगा नोशनल प्रॉफिट या आ जाएगा नोशनल लॉस। अगर इधर आया तो नोशनल प्रॉफिट, इधर आता तो नोशनल लॉस। अगर नोशनल लॉस आता तो सारा का सारा P&L अकाउंट पे डालेंगे, बट अगर मेरा नोशनल प्रॉफिट आ रहा है तो उसका कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे और कुछ पार्ट को क्या बोल रहे हैं, रिजर्व में, और कुछ पार्ट को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब उसके लिए मैंने रूल बताया था, पहले तो चेक करना पड़ता है परसेंटेज कंप्लीशन, कितने परसेंट काम कंप्लीट हुआ है, मतलब क्वेश्चन कुछ बोल दे तो उसके रिस्पेक्ट करेंगे। और परसेंटेज कंप्लीट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ है कितने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे, कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ है कितने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे। तो क्या करेंगे सर, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। अगर लेस देन 25% है तो P&L में कुछ नहीं जाएगा, 25% और मोर बट लेस देन 50, फॉर्मूला क्या होता है, लेस देन 50। बोलो प्लीज मेरे साथ, हम रिवाइज कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे। हाँ जी बोलो, 25% और मोर लेस देन 50, गुड, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, और 50% और मोर बट नॉट नियरली कंप्लीशन, क्योंकि नियरली कंप्लीशन के अलग फॉर्मूले हैं, तो 1/3 की जगह क्या आ जाएगा, 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। याद आ गया। तो आओ अब ये जो आता है हमारा कॉस्ट, इससे हमारा आ गया नोशनल प्रॉफिट। इस नोशनल प्रॉफिट का कुछ पार्ट WIP रिजर्व में लिखेंगे और कुछ पार्ट P&L अकाउंट में रखेंगे, क्योंकि जब नोशनल का मतलब होता है पार्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ तो आप सारा का सारा उसको P&L में नहीं दे सकते, कुछ पार्ट रिजर्व में रखना पड़ेगा। क्लियर है। तो आओ अब हम क्या कह रहे थे, बोलो, कॉस्ट ऑफ आ गया, देखो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड ये रहा, और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड भी गिवन है, इससे आपने निकाल लिया नोशनल प्रॉफिट। तो मेरा नोशनल प्रॉफिट मेरे इस क्वेश्चन में आ रहा है 60,000। आपका इतने का काम सर्टिफाइड और इतना अनसर्टिफाइड हो चुका है, इतना काम हुआ इतनी कॉस्ट लगा के, तो क्या आ गया, नोशनल प्रॉफिट, दैट इज पार्ट प्रॉफिट हमारा आ चुका है 60,000। अब अगर आपका नोशनल प्रॉफिट आ गया तो उस नोशनल प्रॉफिट का कुछ पार्ट तो क्या करेंगे, कॉस्टिंग P&L में लिखेंगे, बाकी पार्ट को क्या रखेंगे, रिजर्व में। और P&L में कितना लिखना है, इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे, इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। क्लियर। हाँ जी सर, तो मेरे को पहले निकालना पड़ेगा परसेंटेज कंप्लीशन। परसेंटेज कंप्लीशन मैंने कहा था आपको, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। हाँ जी, वर्क सर्टिफाइड कितना है चेक करो, वर्क सर्टिफाइड सर 4,20,000 का था। वर्क सर्टिफाइड कितना है, 4,20,000। कितने में से सर, 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 6 लाख का इधर ना चेक कर लो, 6 लाख है सर। तो 4,20,000 का काम हो चुका है 6 लाख में, तो सर 70% काम हो चुका है, 70% काम हो चुका है। और याद करो मैंने क्या बोलता, 50% और मोर, तो उसमें क्या रहेगा, 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। मैंने यही फॉर्मूला बोलता, तो आपने उसमें पुट करो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट
कैश रिसीव्ड भी गिवन है, वर्क सर्टिफाइड भी गिवन है, तो आपका आ रहा है 36,000। इसका मतलब मैं कह सकता हूं 36,000 को तो हमें क्या करना चाहिए, P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए। और 60 में से अगर 36,000 को P&L में लिखेंगे तो मैं कह सकता हूं 24,000 को क्या करेंगे, WIP एज ए रिजर्व में रखेंगे। क्लियर? करो रीड। आंसर कंप्लीट हो चुका है, जल्दी से रीड करेंगे इसको। मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई भी दिक्कत आने पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। ये थोड़ा ना कि अगर हम यहां पर अभी कर रहे हैं, अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं क्वेरी, मैं सभी की क्वेरी को ले रहा हूं, हो सकता है कुछ क्वेरी रह भी जाती हैं, तो आप मुझे मैसेज करो, मैं रिप्लाई करूंगा। मैंने आपको नंबर ऑलरेडी बताया हुआ है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन वगैरह पे सारे लिंक है, सब कुछ है, आप मैनेजमेंट से भी मेरा नंबर ले सकते हैं। हर असाइनमेंट पे भी मेरा नंबर डिस्प्ले है, कर सकते हो आप मुझसे बात, बिल्कुल मैसेज करेंगे, मैं रिस्पॉन्स करूंगा फ्री होके। और कोई क्वेरी बोलो। पक्का कोई क्वेरी नहीं है? चलो मान लेता हूं, आ जाओ। इसके बाद क्या था, 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन, अब ये किसका आ गया सर? 6th क्वेश्चन आ गया हमारा किसका, मार्जिनल कॉस्टिंग का। 6th क्वेश्चन आ चुका है, मार्जिनल कॉस्टिंग। रीड करो। द सेल्स टर्नओवर एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग द 2 पीरियड वर एज फॉलोज। सेल गिवन है, प्रॉफिट गिवन है पीरियड 1 में और पीरियड 2 में। व्हाट वुड बी प्रोबेबल ट्रेडिंग रिजल्ट विद सेल 1,80,000। अगर हमारी सेल 1,80,000 हो तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, मतलब प्रॉफिट कितना होगा। और सेकंड, व्हाट अमाउंट ऑफ सेल यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। अगर मैं प्रॉफिट चाहता हूं 50,000 तो मुझे कितनी सेल करनी पड़ेगी। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब वो बोलो। मैंने आपको बताया था अगर मुझे सेल गिवन हो, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो अब सीधा रास्ता चलेंगे। सेल गिवन है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, सीधा रास्ता चलेंगे। मतलब सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब जब मुझे सेल गिवन है और रिजल्ट निकालना है तो अब सीधा वे चलेंगे। और अगर मुझे प्रॉफिट गिवन हो, सेल कैलकुलेट करना है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस, फिक्स कॉस्ट तो चाहिए प्लस इतना डिजायर्ड प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कब करते हैं, जब यूनिट्स में चाहिए हो, और डिवाइड बाय पीवी रेशियो करेंगे अगर रुपये में चाहिए हो। तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या हुआ, सर पीवी रेशियो निकालो। और पीवी रेशियो को जरा याद करो तो 2 पार्ट्स हैं। क्या बोला था मैंने, अगर आप 1 ईयर की इंफॉर्मेशन है तो फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100। और अगर मोर देन 1 ईयर इंफॉर्मेशन है तो फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल इनटू 100। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल इनटू 100। तो यहां पर मेरा क्या बोलो, मोर देन 1 ईयर इंफॉर्मेशन है तो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल। बताओ प्रॉफिट में कितना चेंज है, 40 माइनस 20, 20,000 का। और चेंज इन सेल कितना है, 3 लाख माइनस 2 लाख, 1 लाख। तो आपने पीवी रेशियो कैलकुलेट करा, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल। 20,000 का प्रॉफिट चेंज है, सेल 1 लाख पे, पीवी रेशियो आ गया 20%। अब अगर पीवी रेशियो आ चुका है, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, सेल अगर आपकी है, सेल अगर आपके 2 लाख है और पीवी रेशियो आपका कितना है, पीवी रेशियो जल्दी बोलो 20%, तो मैं कह सकता हूं कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 40,000। आप किसी भी क्वेश्चन पुट कर लो, 2 लाख का 20% पीवी रेशियो है तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 40। और अगर कंट्रीब्यूशन 40 है, प्रॉफिट उस केस में 20,000 था, तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी कितनी, 20,000। सर अगर हम सेकंड में पुट करें, हाँ कर सकते हो, ये लो सेकंड में मैं पुट करके दिखा देता हूं आपको। ये लो सेकंड में मैं पुट करके दिखा रहा हूं आपको। देखो 3 लाख था ना, 3 लाख का 20%, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 60,000। अब आपको प्रॉफिट कितना गिवन है, 40, तब भी तो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है, 20,000। वो तो आपकी चॉइस है ना, आप फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, फिक्स कॉस्ट तो सेम आएगी। अब अगर फिक्स कॉस्ट आ चुकी है, फिक्स कॉस्ट अगर आ चुकी है
तो आप क्या बोलेंगे उस केस में? सर उस केस में हमारे को दो पार्ट कैलकुलेट करने हैं। एक पहले निकाल लेते हैं सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या आता है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड पीवी रेशियो। तो आपको 3,50,000 की सेल करनी पड़ेगी अगर आप 50,000 का प्रॉफिट चाहते हैं तो 3,50,000 की सेल करनी पड़ेगी। अब इन्होंने ये तो कर दिया बी पार्ट, मतलब सेकंड पार्ट। इन्होंने ए पार्ट नहीं करके दिखाया। जब सेल कितनी चाहते थे? 1,80,000। अगर सेल 1,80,000 है तो मल्टीप्लाई करो पीवी रेशियो से। पीवी रेशियो कितना है? 20%, वो तो सेम रहती है। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 36,000 और फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 20,000। तो उस केस में मेरा जो प्रॉफिट होगा वो 16,000 होगा। तो उसने बोला था अगर सेल 1,80,000 होगी तो उस केस में मेरा जो रिजल्ट है वो क्या होगा। तो उसने इस पार्ट का आंसर प्रेजेंट नहीं करा, आपको करना था वो आंसर आपको प्रेजेंट करना है। क्लियर? चेक करेंगे। सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल करके पीवी रेशियो निकाला। पीवी रेशियो इंडिपेंडेंट होता है ऑन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, मतलब जितनी मर्जी यूनिट बेचे पीवी रेशियो सेम रहता है। फिर आप किसी भी क्वेश्चन में पुट करके फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, और अगर फिक्स कॉस्ट निकल चुकी है तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो करके आप रिक्वायर्ड सेल्स निकाल लो। और सेकंड पार्ट अगर मुझे सेल गिवन है, पीवी रेशियो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मल्टीप्लाई करके कंट्रीब्यूशन निकालो और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस करो तो प्रॉफिट भी आ जाएगा। क्लियर? चेक करेंगे यहां तक। बिल्कुल ठीक है सर। चलो अब इसका बी पार्ट पे चलें। बी पार्ट चल लूं? हाँ सर चल लेते हैं बी पार्ट पे। आ जाओ। क्या लिखा है? मिस्टर यंग हैज 1,50,000 इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस। मतलब उसका जो इन्वेस्टमेंट है कितने की है? 1,50,000 की है। ही वांट एट 15% प्रॉफिट ऑन हिज मनी। मतलब जो भी पर्सन इन्वेस्ट करता है कुछ तो प्रॉफिट चाहता ही है ना, तो वो चाहता है इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर मेरी 15% की मुझे रिटर्न मिल जाए। फ्रॉम एन एनालिसिस ऑफ द रिसेंट कॉस्ट फिगर ही फाइंड दैट हिज वेरिएबल कॉस्ट 60%। अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो मैं बोल सकता हूं पीवी रेशियो कितना होगा? 40%, क्योंकि सेल की तो दो पार्ट्स होती हैं, 60 और 40। हिज फिक्स कॉस्ट 75,000 पर ईयर, मतलब काम करो ना करो 75,000 का तो साल का खर्चा है। शो सपोर्टिंग कंपटीशन फॉर ईच आंसर के लिए पहला आपको निकालना है व्हाट सेल वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन्ड टू ब्रेक इवन। मुझे ब्रेक इवन निकालने के लिए कितना सेल वॉल्यूम चाहिए? तो देखो आप बताओ, अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो आपने मुझे बोला पीवी रेशियो कितना होगा? 40%। बिकॉज आपने मुझे बताया कि जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो होता है और पीवी रेशियो होता है वो दोनों का जो एग्रीगेट है वो 100% है। वो दोनों का एग्रीगेट कितना है? 100%। अब ब्रेक इवन जो पॉइंट है सेल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो आपका फॉर्मूला जो है फिक्स कॉस्ट ये रही कितने? 75,000, पीवी रेशियो ये रहा, तो आपकी ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है 1,87,500। ब्रेक इवन पॉइंट के दो फॉर्मूले हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर यूनिट में निकालना है, और फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट रुपी में कैलकुलेट करना है। फिर सेकंड कहता है व्हाट सेल वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन्ड टू हिज 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब वो अगर अपनी इन्वेस्टमेंट पे 15% रिटर्न चाहता है, मतलब इतना डिजायर्ड प्रॉफिट है, तो कितनी सेल करूं? तो मैंने अभी आपको क्या बताया था? डिजायर्ड प्रॉफिट अगर गिवन हो तो फॉर्मूला यूज करते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो आपने क्या करा? देखो फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 75,000 और डिजायर्ड प्रॉफिट आपका कितना है? कितनी इन्वेस्टमेंट थी प्लीज? 1,50,000 के ऊपर आप 15% चाहते हैं, तो ये हो गया फिक्स कॉस्ट, ये हो गया डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 40%। फिक्स कॉस्ट आप फॉर्मूला लिख भी लो साइड में, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, तो आपका रिक्वायर्ड सेल आ जाएगी। क्लियर? थर्ड पॉइंट, मिस्टर यंग एस्टिमेट दैट इवन इफ ही क्लोज द डोर ऑफ हिज बिजनेस ही वुड इनकर 25,000 एक्सपेंस पर ईयर। अगर वो बंद भी कर देना तब भी 25,000 का एक्सपेंस है। आप मुझे सोच के बताओ अभी कितने लग रहे थे, जल्दी बोलो। 75 फिक्स कॉस्ट। शट डाउन करने के बाद भी कितने लगेंगे? 25। इसका मतलब शट डाउन करने से 50,000 की फिक्स कॉस्ट सेव हो जाएगी। ठीक है ना? मैं दोबारा बोलता हूं, अगर आप कंटिन्यू रहते हैं तो 70,000 की सेल फिक्स कॉस्ट है, और अगर आप शट डाउन कर लेंगे तो उसके बाद भी 25,000 की एक्सपेंस है ही है, तो इसका मतलब शट डाउन की वजह से 50,000 की फिक्स कॉस्ट सेव हो जाएगी। उसने क्या पूछा आपसे? कहता है एट व्हाट लेवल वुड बी बेटर टू लॉकिंग हिज सेल अप, कितने में बंद कर देना चाहिए? तो आपने लिखा फिक्स कॉस्ट माइनस शट डाउन, मतलब 50,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना? 40%। तो आप उसको चेक करके देखो कितना आ रहा है, 1,25,000 आ रहा है जो आपका शट डाउन के ऊपर है। क्लियर? कर लो प्लीज इसको भी रीड, इसको भी रीड कर लेंगे। तो 6 क्वेश्चन के अंदर इंस्टीट्यूट ने दोनों क्वेश्चन किसके जरिए? मार्जिनल कॉस्टिंग के दोनों क्वेश्चन हमसे पूछे हैं। चेक कर लो। मैं बार बार बोल रहा हूं, इन क्वेश्चंस को मैं आपको गाइड कर रहा हूं, आंसर आपके सामने प्रेजेंट है। जिन क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन चेंज हो रही है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, डिस्प्ले में कर रहा हूं, बट आप घर पे इन क्वेश्चन को जरूर अपने हाथ से लिख के करो। सिर्फ मेरे यहां पर करने से कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रख के चलना। क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे असाइनमेंट में बिल्कुल एज इट इज कॉपी है, फिर भी मैं उनके आपके साथ टेबल या प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। करो रीड।